हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज न्यूटन की गति और नियम और उसका घर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के बारे में उसका थ्योरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये आपका एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे एक 2 3 क्वेश्चन जरूर आता है। तो कृपया इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला क्या बोला कि न्यूटन का गति का नियम है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना। तो पहला नियम आता है जड़ता का, है ना, जिसको बोलते हैं इनर्शिया, है ना। यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है ना, और स्थिर रहना चाहता है, या फिर गति है तो गति रहना चाहता है। मतलब कि जड़ता का वह नियम है ना, बताता है कि जो भी वस्तु जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, उसका अवस्था में जो परिवर्तन करता है, उसका जो विरोध करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जड़ता का नियम। जड़ता का नियम 2 प्राप्त होता है, 2 तरह से होता है। एक पहला आता है गति जड़ता और दूसरा होता है विराम जड़ता। मतलब जो गति में है वो गति रहना चाहता है, जो विराम है मतलब जो स्थिर हो अस्थिर रहना चाहता है ना। देखिए इसको समझिए, बोला गया कि गति का जड़ता है जो जब वस्तु में गति होती है ना, क्या होता है जब वस्तु में गति होती है, इसमें गति का जड़ता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको बोला कि विराम जड़ता, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है इसे विराम जड़ता कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, जब हम लोग वस्तु को विराम अवस्था में रखते हैं तो उसको हम लोग विराम जड़त्व बोलते हैं, और जिस वस्तु को गति में होती है उसे हम लोग गति जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको समझिए, बोलता है जड़त्व जो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका जड़त्व का जो वस्तु है ना, जड़त्व का वस्तु आपका द्रव्यमान और त्रिज्या पे निर्भर करता है ना। द्रव्यमान और त्रिज्या मतलब मास और ना रेडियस बोल दो, या फिर दूरी बोलती है ना, मास और त्रिज्या, है ना, या फिर वेग भी बोलिए, है ना, किया आता है। देखिए नेक्स्ट समझिए, न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब है ना प्रिंसिपिया में लिखा हुआ। किस में लिखा है, प्रिंसिपिया में लिखा है ना। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में समझते हैं, कौन है, यही है न्यूटन, है ना। ये गति के बारे में लिखा है। गति जड़ा तो किस पर निर्भर करता है, याद रखिए द्रव्यमान और त्रिज्या पे। किस पर, द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1687 ईस्वी में। कब, न्यूटन गति का प्रकाशन, है ना। मतलब न्यूटन गति जो बन गया था उसका जो छपाई हुआ था, प्रकाशन हुआ था, न्यूज में आया था, वह 1687 ईस्वी में आया था। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम गैलीलियो के नियम के से जाना जाता है। मतलब जड़त्व का नियम है ना, पहला नियम न्यूटन को ही बोला जाता है, और गैलीलियो का भी नियम पहला को ही बोला जाता है न्यूटन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति है तो वो गति रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई उसमें बाह्य बल ना लगे, है ना। ये पहला नियम है। देखिए इसका बारे में एग्जाम्पल समझते हैं। बोला गया कि जो चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुकती है ना, उसको हम लोग क्या होता है, जड़त्व का नियम बोलते हैं ना। देखिए फिर बोलता है रुकी गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर मूव करती है ना, या पीछे की ओर झुकती है ना। ये भी गति के नियम के कारण होता है, कि जड़ता के कारण होता है, ठीक है। तीसरा, दरी को छड़ी से पीटने पर जो धूल कण गिरता है वो भी जड़त्व का नियम के कारण होता है। पेड़ पौधे की टहनियाँ को हिलाने से फूल पत्ते जो गिरता है वो भी किसका, जड़त्व का कारण ही होता है। एक गिलास के ऊपर जो पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रखा गया है ना, तो पेपर खींचने के बाद जो सिक्का गिलास में गिर जाता है वो भी किसके कारण होता है, तो जड़त्व के कारण होता है। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना, वो भी क्या होता है, जैसे कांच में अगर आप पत्थर मारिएगा तो ना फूट जाता है, लेकिन अगर आप गोली मारिएगा ना तो छेद होगा। तो ये भी किसके कारण होता है, तो जड़त्व के कारण होता है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, नोट्स क्या बोला गया नोट्स में, इसको समझिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा देता है, ठीक है। याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या करता है, वो आपका है ना किसका परिभाषा देता है, तो याद रखिएगा जो न्यूटन का है ना दोस्त पहला है वो आपका बल का देता है। किसका देता है, तो बल का देता है ना, याद रखिएगा, है ना। न्यूटन का जो पहला नियम है बल का देता है परिभाषा, ठीक है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। एक बार और बोलते हैं, समझिएगा। बोलता है जो न्यूटन का दूसरा नियम है
वो बताता है कि जो किसी भी वस्तु का आरोपित बल होता है ना, उस वस्तु में उत्पन्न जो वेग में परिवर्तन की दर होता है, मतलब दर मतलब समय का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, मतलब एक दूसरे का बराबर होता है। ठीक है, किसका? आरोपित बल का, है ना। तो मतलब क्या? संवेग में परिवर्तन मतलब, है ना, त्वरण, और दर मतलब टाइम, है ना। याद रखिएगा। देखिए आपको दिया गया है, मतलब आरोपित बल, है ना, क्या दिया है? आरोपित बल, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F बराबर mv माइनस mu बाय टी, है ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है? m अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? v माइनस यू बटा टी, और v माइनस यू बटा टी हम लोग क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो इंटू m, तो वही तो फोर्स, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? m और a के बराबर होता है ना। वही बोला था ना कि जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है? बल का नियम होता है ना। तो वही बोलता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स समानुपाती m है, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण, है ना। तो एफ को इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है तेरे को? याद रखिएगा, एफ बराबर माँ, याद रखिएगा, एफ बराबर माँ, है ना। तो आप कभी भूलिएगा नहीं, एफ बराबर माँ, है ना। देखिए, और एफ बराबर के एम, के क्या है? कांस्टेंट है ना, नियतांक है। तो एफ बराबर एम, क्योंकि के का मान 1 लेने पर, है ना, क्या हो जाएगा? एम है। याद रखिएगा। फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए, फोर्स का ऐसा ही मात्रक याद रखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। पर क्यों लगा रहे? पर का मतलब -2 है ना, इसलिए पर लगाते हैं। पर का मतलब बट्टा सेकंड, है ना। बट्टा का एस स्क्वायर होगा, लेकिन जब बट्टा को ऊपर हम लिखेंगे गुना में, तो माइनस जो स्क्वायर है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि जो फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, और फोर्स का सीजीएस में तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, इनवर्स बोलिएगा सेकेंड स्क्वायर का, है ना। तो इसी को हम लोग सीजीएस प्रणाली में डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 1 न्यूटन आपका 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया है जो बल सदिश राशि, याद रखिए बल क्या है? तो सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। याद रखिए, बल सदिश राशि क्यों? क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूटन जो बल उस वस्तु के वजन के समान होता है। याद रखिएगा, बोला गया कि जो वस्तु को मतलब उठाने के लिए आवश्यक जो न्यूटन बल होता है वो वस्तु के वजन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, बोलता है जो बल है वह भौतिक राशि है। बल क्या है? तो भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन ना होना किसका कहलाता है? तो दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता। मतलब किसी भी वस्तु को बाह्य बल लगाने के बाद भी अगर कोई आकार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ता, है ना। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। याद रखिएगा, जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बल लगाने के बाद ही गति में परिवर्तन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु दृढ़, तो बाह्य बल लगने के बाद भी वो आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दीवार है, दीवार को हम लोग कितना भी फोर्स लगा दें लेकिन अपना जगह से चेंज होगा नहीं होगा, तो वो दृढ़ है, इसलिए उसमें बाहरी बल भी लगाने के बाद भी वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसमें कोई कार्य भी नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई विस्थापन नहीं मतलब कोई काम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर, है ना, अगर कोई काम 90 डिग्री पे हो रहा है तो वो भी काम नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोई वृत्ताकार में भी घूम रहा है तो उसमें काम नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जब बल विपरीत दिशा में लगता है, याद रखिए, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री का होता है, तब समान दिशा में लगता है और 0 डिग्री बनाता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल लगता है। क्या होता है? नकारात्मक बल कहलाता है। ठीक है, बल के जब विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। ठीक है, और जो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, बल विपरीत हो गया। देखिए नेक्स्ट, बोलता है टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद की से चोट अधिक लगती है ना। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, है ना। बड़े कील से अधिक गहराई तक धंसने के लिए हथौड़े से अधिक चोट लगता है ना। फिर बोलता है कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है।
न्यूटन के दूसरे नियम हमें बल का सूत्र देता है, याद रखिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम हमें क्या देता है, तो बल का फॉर्मूला देता है, याद रखिएगा। कौन, न्यूटन का दूसरे नियम क्या देता है, बल का फॉर्मूला देता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब जो है क्या है आपका, है ना, ये आपका 100 डिग्री जो विपरीत कोण बनता है ना, तो वही इसी के बारे में बताया गया है कि ये अधिक चोट लगता है जिसके कारण, ठीक है। मतलब कोई भी, मतलब जितना भी काम हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है ना, तो हम लोग को चोट अधिक लगता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या बोला है नेक्स्ट में, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है ना, बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन तीसरा नियम बोलता है न्यूटन का कि जो क्रिया आप करते हैं उसका बराबर में प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, बराबर, मतलब जैसे आप एक झापड़ किसी को मारे तो जितना जोर से आप उसको मारे उतना जोर से आपको हाथ में भी लगेगा, है ना, उसको बोलते हैं विपरीत। जैसे आप कोई बॉल को दीवार में फेंके, जितना जोर से फेंके वो वापस भी उतना ही जोर से आएगा, उसको बोलते हैं क्रिया का प्रति विपरीत क्रिया। अगर नहीं होता है तो किसी लड़की को आई लव यू बोल के देखिएगा, उसका विपरीत प्रतिक्रिया एक झपट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है न्यूटन के तीसरे नियम दो बातें स्पष्ट होती है। क्या होती है, दो बातें, कौन सा, पहला, बल हमेशा जोड़ों में होगा, क्या होगा, जोड़े में होगा, ठीक है, यह कभी अकेला नहीं होता। बल हमेशा जोड़ा में होता है, कभी अकेला नहीं होता। पूछता है एग्जाम कि इसमें से कौन अकेला में नहीं रहता, तो बल, क्योंकि बल हमेशा जोड़ा में रहता है, ठीक है। क्रिया तथा और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्या है, दोनों भी अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, एक महिलाएं कुएं से पानी खींच रहा है, क्या कर रही है, कुआं से पानी खींच रही है, जो रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लगती है ना, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण उसको चोट लगती है, ठीक है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के जो पीछे हटने का जो कारण है और चोट लग जाता है, किसके कारण, तो क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, ये क्या है, तो क्रिया पर प्रतिक्रिया है। पानी से तैरते समय पानी पर चोट लगना, ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, ये भी क्या, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, रॉकेट का उड़ना, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। और सेकंड लॉ में क्या था, याद करिए, सेकंड लॉ में क्या था, सेकंड लॉ में हम लोग पढ़े ना, देखिए अभी नेक्स्ट पढ़े हैं सेकंड लॉ में, ये आपका सेकंड लॉ का था, है ना, कि जो बल लगाते हैं, है ना, और ये आपका बल का भौतिक राशि है ना, एक समान, इसमें क्या क्या बोले थे। नेक्स्ट इसके एग्जांपल में ये आपका टेनिस की गेंद की तुलना में अधिक तेज लगती है, क्यों, कौन सा, क्रिकेट की गेंद में, ये क्या है, वो क्रिया, ये जो आपका गति का दूसरा नियम के कारण होता है ना, न्यूटन का दूसरा नियम के कारण। गद्दे में तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है ना, क्योंकि वो जो होता है फर्श क्या होता है, हल्का होता है ना, उसमें लगता है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा अंदर जाता है ना, तो उसका आपको छाल रखता है, ठीक है। उचित लंबी खोज में जमीन को खोदकर थोड़ा हल्का कर देते हैं ना, तो ये सब आपका क्या है, सब सेकेंड लॉ के कारण होता है, ठीक है। और आपका फर्स्ट लॉ में क्या था कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगना, रुकी बस में अचानक चलने लगना, है ना, जो आदमी पीछे की ओर जाती है वो दरी को छड़ी से पीटने का, ये क्या आपका फर्स्ट लॉ का है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल आप थ्योरी जितना अच्छा से समझिएगा आपका नोट्स उतना अच्छा से बनेगा और इतना अच्छा से आपका ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। देखिए, रॉकेट का भी उड़ना क्या है, तीसरा नियम के कारण होता है, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम में बल की प्रकृति पता चलता है। बल का क्या पता चलता है, तो उसका प्रकृति का। और दूसरा नियम क्या है, बल का नियम देता है, मतलब बल का फॉर्मूला देता है दूसरा, ठीक है। अब बल के बारे में बताता कौन, पहला, दूसरा में बल का फॉर्मूला देता है, और तीसरा क्या है, बल का प्रकृति का पता चलता है, ठीक है, तीसरा में। ट्रिक देखिए, याद रखिए, गति का जो विराम का विरोध करता है वो प्रथम होता है। चोट कम या अधिक लगना दूसरा कहता है ना, ये चोट लगता था, चोट लगने का जो काम या अधिक या लगता है उसको द्वितीय बोलते हैं। चोट तीसरा में लगबे करेगा, चोट लगेगा तो तीसरा नियम, चोट कम और ज़्यादा लगेगा तो दूसरा नियम, और गति और विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम, ठीक है। देखिए, अब बल के प्रकार पढ़ते हैं। न्यूटन का कंप्लीट हो गया, तीनों लॉ, है ना। अब बल के बारे में समझते हैं। देखिए, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, संतुलित बल, जिसको बोलते हैं बैलेंस बल। क्या बोलते हैं, बैलेंस बल। वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। इस बल की गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन होने पर अवस्था बदल जाती है ना, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है, उसको मतलब बोलते हैं संतुलित बल, है ना। असंतुलित बल, अन्य बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। असंतुलित बल वह बल हो
जो असमान तथा विपरीत होता है, ठीक है, और वस्तु की गति को प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट बोलता है कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। बोलते हैं एक घोड़े या एक घोड़ा टांगों की खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण? मतलब बोल रहा है कि एक घोड़ा है ना, जो आपका उसका टांगे जो होता है उसमें गर्दन में बंधा होता है वो खींचता है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, तो किसके कारण होता है? तो याद रखिए वो जो घोड़ा है ना, बोलता है कि पहला टांगे के लगाए गए बल के कारण नहीं, टांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण नहीं, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए बल के कारण नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, है ना, ये मेन कारण होता है ना, तभी आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए इसका तीसरा घर्षण, फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन हमेशा मौसम जो बल होता है उसका ना विपरीत लगता है ना। देखिए आप कोई भी चीज़ फोर्सिंग कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो घिसका रहे हैं, तो मोशन तो हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन का उल्टा फोर्स, मोशन अगर आगे लगा रहा है मतलब आगे गति हो रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसका उल्टा करेगा, मतलब विपरीत काम करेगा। ठीक है, मतलब इसको जाने से रोकेगा, लेकिन हम लोग पुशिंग का फोर्स लगाएंगे तो आगे की ओर भेजेंगे तो ये बोलेगा नहीं थोड़ा पीछे ही कर रहा हो, मतलब ये आपका विपरीत काम करेगा। ठीक ना, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। देखिए बोला गया कि घर्षण बल एक प्रकार का बल है, घर्षण भी क्या एक प्रकार का बल है जो हमेशा क्या करता है? गति के विपरीत काम करता है, गति के जो विपरीत दिशा होता है उस पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। बोलता है जो घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षयकारी या छीन बल कहते हैं। क्या करते हैं? क्षयकारी और छीन बल करते हैं। इसे स्नेहक लुब्रिकेंट की सहायता से कम किया जा सकता है। किससे? लुब्रिकेंट के या स्नेहक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इसको कम करते हैं। स्नेहक के रूप में क्या क्या आता है? तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए स्नेहक क्या होता है? जिसमें ठोस होता है ना ग्रेफाइट, जिसमें द्रव होता है उसमें तेल या मोबिल, और जो अर्ध ठोस होता है स्नेहक में उसको बोलते हैं ग्रीस। ठीक है, देखिए बोलता है ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपका ग्रेफाइट पेंसिल में भी पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है, फिर देखिए बल जो घर्षण बल का मान होता है वो सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि जो घर्षण बल का जो मान होता है सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या? क्षेत्रफल पर नहीं करता लेकिन सतहों की प्रकृति पर करता है। ठीक ना, कब कि गीला हो जाए, है ना, या फिर आपका टाइट या फिर सॉलिड है बहुत ज़्यादा, है ना, उबड़ खाबड़ है ना। प्रकृति मतलब क्या है? उबड़ खाबड़ या प्लेन है, उस पर निर्भर करता है, लेकिन उसका क्षेत्रफल उसका एरिया पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। याद रखिए अगर कोई बल उसमें काम नहीं कर रहा है तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। ठीक है, दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। दो सतहों की अनियमितता के कारण क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो क्षय नहीं होता है। ठीक है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। याद रखिए घर्षण द्वारा जो किए गए जो कार्य होता है कभी खत्म नहीं होता, वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर बोलता है नेक्स्ट देखिए क्या बोला कि सतह अनियमित रहने के कारण ही घर्षण बल लगता है। ठीक है, और घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, घर्षण का टाइप समझिए। पहला होता है स्थैतिक घर्षण, क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है सीमांत घर्षण मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा होता है गति या सर्पी घर्षण मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, और लोटनिंग फ्रिक्शन मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। ये आपका जो 2 और 2 4 घर्षण होता है ये आपका यही घर्षण पढ़ना है। ठीक है, पहला स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण के बारे में पढ़ते हैं ना, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए इसको समझिए, है ना, क्या बोला गया है? वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होता है। स्टैटिक बल हमेशा कार्य करता है कब? जब वस्तु स्थिर हो, मतलब स्थिर अवस्था में हो तब कौन सा बल कार्य करता है? तो स्टैटिक बल का करते हैं, है ना, स्थितिक अवस्था। सीमांत घर्षण लिमिटिंग फोर्स कब काम करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने का होता है ना, तब आप क्या काम करता है? गति या सर्पी घर्षण। नहीं, गति काम करता है सीमांत घर्षण। कब? जब वस्तु सरकने या सरकाने के टाइम होता है तब आपका सीमांत घर्षण काम करता है। गति या सर्पी घर्षण कब काम करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
देखिए ये है आपका है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। ये आप यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं, ये कब कम करता है, मतलब वह घर्षण बल जो किसी वस्तु तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी अनत या इंक्लाइंड तल पर फिसल रही हो। मतलब आपका इंक्लाइंड है ना, इसको बोलते हैं टेढ़ी लाइन पे क्या होता है, फिसल रही हो, तब ये कौन सा काम करता है, तो गतिज या सर्पी घर्षण मतलब स्लाइडिंग काम करता है। ठीक है। रोलिंग देखिए, रोलिंग कब काम करता है ना, इसके बारे में समझते हैं। बोलता है रोलिंग या घर्षण फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब काम करता है, तो ये आपका काम करता है फोर्स फ्रिक्शन, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रही हो। जब ये लुढ़कता है ना तब ये आपका रोलिंग काम करता है। ठीक है। नोट से इसके बारे में समझिएगा। बोलता है स्थैतिक घर्षण हमेशा बड़ा होता है, किससे, गति मतलब स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग क्या होता है, वो लोटनिंग से, है ना। सबसे कम लोटनिंग में बल लगता है, उसके बाद स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा बल किस में लगता है, आपका स्थैतिक में, है ना। देखिए बॉल बियरिंग गति घर्षण को लोटनिंग घर्षण में बदल देता है। क्या करता है, बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटनिंग में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिंग घर्षण का मान कम होता है, जिसके कारण से। ठीक है। घर्षण के लाभ और हानि समझते हैं। घर्षण के क्या लाभ और हानि है। बोलता है घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल सकते हैं। अगर घर्षण कम होगा तो हम लोग बल पे क्या होता है, बर्फ पे फिसल सकते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी पर नहीं चल सकते, क्योंकि घर्षण सबसे ज़्यादा बालू और पानी में ज़्यादा लगता है, घर्षण कम सबसे ज़्यादा बर्फ में लगता है। ठीक है। और घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। क्यों, घर्षण अधिक होने के कारण। और घर्षण कमी होने के से मशीन क्या होता है, चल नहीं पाती है। घर्षण की कमी होने के कारण क्या होता है, मशीनें चल नहीं पाती है। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम लोग उसमें फिसलते चलते नहीं। ठीक है। तो घर्षण के कारण हम लोग रोड पर चल पाते। घर्षण देखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। वैसा घर्षण जिसमें हमें लाभ हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव घर्षण, और जिसमें हमेशा हानि हो, है ना, घर्षण में हमें हानि हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। देखिए घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अर्थात बल जो होता है, घर्षण बल होता है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आर के समानुपाती होता है ना। तो एफ बराबर आप आर जो एफ प्रोपोर्शनल कितना होता है, आर के बराबर। तो एफ बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा आर, मतलब फ्रिक्शन बटा, है ना, आर अभिलंब की प्रतिक्रिया, है ना, ये हो जाता है। देखिए ये है आपका आर यहाँ से यहाँ तक का, है ना, ये mg, और ये आपका घर्षण होता है जो गति हो रहा है ना, ये एफ। नेक्स्ट देखिए घर्षण गुणांक जो म्यू है ना, इसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। ये फर्श घर्षण का जो बल लगता है बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के बट्टा में होता है ना, भागा में होता है। म्यू बराबर क्या होता है, घर्षण गुणांक। क्या होता है, घर्षण गुणांक, है ना। घर्षण गुणांक मात्रहीन होता है, मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण गुणांक क्या होता है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होता है। घर्षण गुणांक का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधिक किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव इसमें बनने वाले क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।